हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको भारत की अवस्थिति और विस्तार, लोकेशन एंड एक्सपेंशन के बारे में पूर्ण जानकारी दूंगा। जैसे भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, भारत के क्षेत्रफल के बारे में पूर्ण जानकारी और भारत के सभी पड़ोसी देश, भारत के मानक समय के बारे में पूरी जानकारी, भारत के चैनल्स व खाड़ियाँ, भारत की तट रेखा के बारे में पूरी जानकारी आदि। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये भारत देश का मैप है और जो मैंने लाल पेन के साथ लिखे हैं ये भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत के 8 पड़ोसी देश हैं, लेकिन भारत की स्थलीय सीमा लेकिन भारत की जो स्थलीय सीमा है या जलीय सीमा है वो सिर्फ 7 देशों से लगती है। ये पाकिस्तान, गुजरात से जम्मू कश्मीर तक, उसके ऊपर अफगानिस्तान जिसकी सीमा सिर्फ जम्मू कश्मीर से लगती है, और फिर चीन जो भारत से क्षेत्रफल की दृष्टि में लगभग 3 गुना बड़ा है, और ये नेपाल और भूटान। एक क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है कि नेपाल और भूटान के बीच में कौन सा भारतीय राज्य है, तो वो सिक्किम राज्य है जो नेपाल और भूटान के बीच में है। और ये बांग्लादेश, ये म्यांमार, ये श्रीलंका, लेकिन श्रीलंका के साथ भारत की सीमा नहीं लगती। ठीक है, तो भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? 7 देशों से, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 8। अब हम भारत की अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे विषुवत रेखा होती है। ठीक है, भारत है ना जो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। उत्तर में यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। भारत महाद्वीप उपमहाद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। अब हम भारत के क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32 लाख कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। आप इसको सिर्फ 32,87,000 तक भी याद कर सकते हैं, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से 32,87,000 एक होगा। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप साथ साथ नोट करते हुए चले, ताकि आपको फिर दोबारा रिवाइज करने में आसानी हो। ठीक है, अब भारत से क्षेत्रफल में 6 बड़े देश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश हैं और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पे आता है, जिसमें से 6 बड़े देशों का क्रम अनुसार इस प्रकार है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। आप इसको लिख लो, रूस, उसके बाद कनाडा, और फिर चीन, और फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील व ऑस्ट्रेलिया। 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और भारत 7वें नंबर पे है। कितने नंबर पे है भारत? जनसंख्या की दृष्टि, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे नंबर पे है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन में है, और भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। और भारत की उत्तर से दक्षिण तक, यानी जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक लंबाई 3214 किलोमीटर है, और भारत की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक 2933 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? 2933 किलोमीटर। भारत के पश्चिम में गुजरात है, जिसमें 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर रेखा है। वह पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरीय रेखा है।
इन दोनों के मध्य में भारत में 30 देशांतरीय रेखाओं का विस्तार है। कितनी रेखाओं का विस्तार है? 30 देशांतरीय रेखाओं का विस्तार है। और ये पृथ्वी है, ठीक है। देखो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा करती है। कैसे दिशा करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। घूमती हुई पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं। पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? ये आप सभी को पता होगा। कितना समय लगता है? 24 घंटे, यानी एक दिन 24 घंटे। और 24 घंटे में 1440 मिनट होती है, ठीक है। इससे आप निकाल सकते हैं कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का। तो जो भारत के पश्चिमी छोर पे गुजरात है, इसमें 68 डिग्री 7 मिनट, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक घूमने में पृथ्वी को लगभग 120 मिनट का समय लगता है। कितनी मिनट का समय लगता है? 120 मिनट का, यानी कितने? 2 घंटे का समय लगता है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश व गुजरात के मध्य समय में 2 घंटे का अंतर होता है। आप इसको याद रखना। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय जल्दी होता है, ठीक है। अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 6 बजे है ना, तो गुजरात में सुबह के 8 बज रहे होंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई है ना। विश्व में अधिक, मतलब ये बात है कि जिस विश्व में अधिक देशांतरीय विस्तार है ना, मध्य से जो देशांतर रेखा गुजरती है जिस देश में, उसको मानक समय रेखा मान लिया जाता है। और जो वहाँ जो समय होगा ना, उसे ही पूरे देश का मानक समय स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सुबह के 6 बजे हैं और यहाँ पे 8 बजे हैं। भारत में जो इस समस्या का समाधान करने के लिए जो 30 देशांतरीय रेखाएं हैं, उनमें से सबसे जो मध्य है वो है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, ठीक है। इसलिए 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत का मानक समय IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के निर्धारण हेतु भारतीय यामोत्तर स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक है। इस प्रकार मतलब ये बात होगी कि 82.5 जो यामोत्तर रेखा है, पर जो 82.5 यामोत्तर रेखा पर जो समय होगा ना, वही पूरे देश का समय मान लिया जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। यहाँ पे है लंदन है, यहाँ पे मैं इसमें आपको शो नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे लंदन है, उसमें जो ग्रीनविच शहर है ना, उससे जो देशांतरीय रेखा गुजरती है उसको 0 डिग्री लिया गया है, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर, यहाँ पे जो 0 डिग्री देशांतर है उससे लेकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 82.5 डिग्री, मैंने आपको बताया 1 मिनट में 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगती है, तो 82.5 डिग्री घूमने में 82.5 डिग्री को आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 घंटे 30 मिनट, कितना? 5 घंटे 30 मिनट का समय अंतराल है, ठीक है। तो जो यहाँ पे लंदन का ग्रीनविच है और भारत है, तो लंदन से भारत का समय 5.5 घंटे आगे होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे 0 डिग्री मान लिया, उसके पूर्व में तो भारत पूर्वी गोलार्ध में, यहाँ ये उत्तर, तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अर्थात आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि भारत में शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो लंदन में दिन का कितना समय होगा? 12 बजे होंगे, ठीक है।
और ये क्वेश्चन भी बार बार पूछ लिया जाता है कि जो मैं आपको बताऊंगा कि 82.5 डिग्री जो मैंने आपको बताई है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको ये याद रखना, ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप साथ साथ नोट करो, तो ताकि आपको दोहराने में आसानी हो। कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है इसको आप नोट करो। उत्तर प्रदेश से, और मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। इन 5 राज्यों से होकर यह 82.5 डिग्री रेखा गुजरती है। तो मैंने आपको बताया कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, वहाँ पे जो समय होगा वही पूरे देश का समय होगा। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि भारत का समय कहाँ से लिया गया है। जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में एक शहर है या कस्बा, उसको आप नोट करो कि कौन सा कस्बा है, नैनी से होकर यह रेखा गुजरती है। और जो 0 डिग्री है ना, मैंने आपको बताया कि लंदन के ग्रीनविच रे से होकर गुजरती है। तो जो भारतीय मानक समय है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ग्रीनविच औसत समय GMT ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है। अब हम भारत की कर्क रेखा के बारे में बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पे जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या जिसको आप कर्क रेखा भी कहते हैं, वो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। जिसके कारण यह पूरे भारत को लगभग 2 आधे आधे भागों में बांट देती है। कितने भागों में? 2। और 2 किन में? कटिबंधों में बांट देती है। इसके जो दक्षिण में कटिबंध है उसको कहते हैं हम उष्ण कटिबंध, और जो उत्तर में कटिबंध है, जो उत्तर में कटिबंध है उसको उपोष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है। और जो कर्क रेखा होकर गुजरती है यहाँ पे पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के मध्य कर्क रेखा बांग्लादेश से होकर गुजरती है, ठीक है। और आपको यह पता होना चाहिए कि जो कर्क रेखा ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ये आपको नोट करते हुए चलना, ठीक है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। तो एक क्वेश्चन अक्सर पेपर में बन जाता है कि जो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि जो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कौन से राज्य में है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा है, ये आप नोट कर लें, ठीक है। मैंने आपको बताया कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। और ये आप देख रहे हैं कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है और सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है कर्क रेखा की। और यह आप देख भी सकते हैं कि एक और क्वेश्चन बन सकता है कि कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है। सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? राजस्थान में सबसे कम लंबाई है कर्क रेखा की। और मैंने आपको बताया कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम इस प्रकार है। इसको आप नोट करो, मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले गुजरात, और फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे त्रिपुरा, और फिर मिजोरम। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि जो कर्क रेखा पर झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर ही है। ये आपको नोट करना है कि झारखंड की राजधानी है ना कर्क रेखा पर ही है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची, जो कर्क रेखा पर स्थित है। और इसके बाद ये भी पूछ लेता है कि सबसे समीप कौन कौन से जिले हैं, ये कौन कौन से शहर हैं कर्क रेखा की। तो आपको यह नोट करना है कि 2 अन्य प्रमुख शहर भी, जैसे
गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी बिल्कुल कर्क रेखा के समीप है, दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ये आप नोट कर लो। अब हम भारत की तटीय सीमा के बारे में बात कर लेते हैं। तटीय सीमा क्या होती है? जो मतलब समुद्र से लगी हुई सीमा को तटीय सीमा कहती हैं, जो यहाँ से गुजरात से शुरू होकर यहाँ तक आ जाती है। कहाँ तक? पश्चिम बंगाल तक। यहाँ पे तो बांग्लादेश है, तो मैं मिजोरम की तो लगती नहीं समुद्र से सीमा, तो पश्चिम बंगाल तक भारत की तटीय रेखा का विस्तार है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। ये आपको नोट करना है कि कितनी है लंबाई। 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई है। लेकिन ये तो है इनकी मुख्य भूमि की, और आपको पता होगा कि भारत के यहाँ पे दो द्वीप समुद्र में भी मौजूद है। एक तो अरब सागर में कौन सा है? यहाँ पे ये है लक्षद्वीप, और यहाँ पे है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और यहाँ पे है निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, मैं आपको द्वीपों के बारे में एक अलग वीडियो में पढ़ाऊंगा, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं द्वीपों के बारे में आपको पूर्ण जानकारी एक अन्य वीडियो में दूंगा। ठीक है, और इन पे भी तो लगती है ना, जो ये जो भूमि है, जमीन है, इन पे भी तो तट सीमा लगती है। तो अगर द्वीपों की भी लंबाई इसमें जोड़ दी जाए तो यह है 7516 किलोमीटर बनती है। या आप इसको लगभग याद भी रख सकते हैं कि कितना, 7517 यानी 7517 किलोमीटर। अगर इनमें द्वीपों को भी जोड़ दिया जाए तो तटीय सीमा की लंबाई 7517 किलोमीटर हो जाती है। और जो ये स्थलीय सीमा है यहाँ से यहाँ तक, उसकी लंबाई कितनी है ये आपको नोट करना है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर। जो ये तटीय सीमा है ये भारत के 9 राज्यों तटीय सीमा बनाते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 9 राज्य। जैसे कौन कौन से राज्य में? गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 9 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, और इसमें 5 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। पुदुचेरी यहाँ पे है, और लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और दादर व नागर हवेली यहाँ पे है, और दमन और दीव की सीमा भी समुद्री तटरेखा से लगी हुई है। ठीक है, अब हम भारत के चैनल्स और खाड़ियों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप का जो दक्षिणी हिस्सा ना, ये त्रिभुजाकार का है, जो मैं आपको बता चुका है कि जो दक्षिण में यहाँ पे है दक्षिण में हिंद महासागर है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में अरब सागर है। ठीक है, इनसे 3 से घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त जो देश है, जो भारतीय प्रायद्वीप है के चारों ओर कुछ संकरणी खाड़ियाँ हैं, क्रीक हैं और चैनल्स विद्यमान हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं भारतीय खाड़ियों के ऊपर। जो गुजरात है, आपको पता होगा यहाँ पे क्या है? गुजरात के जो दक्षिण में है ना, गुजरात के दक्षिण में कौन सी खाड़ी है ये आपको नोट करना है। मैं आप लिख भी देता हूँ। गुजरात के दक्षिण में कौन सी खाड़ी है? गुजरात के दक्षिण में खंबात की खाड़ी है। ठीक है, गुजरात के दक्षिण में कौन सी खाड़ी है? गुजरात के दक्षिण में आपको लिखना है, गुजरात के दक्षिण में खंबात की खाड़ी है। ठीक है, कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी। और गुजरात के पश्चिम में
स्थित संकरा समुद्र है जो गुजरात के पश्चिम में स्थित है ना, ये पश्चिम में, उसको हम कहते हैं गुजरात के पश्चिम में जो स्थित संकरा समुद्र है। यहाँ पे समुद्र होगा गुजरात के पश्चिम में, और इसको कहते हैं हम गुजरात के पश्चिम में स्थित खाड़ी का क्या नाम है, इस खाड़ी का नाम है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी, इन दोनों खाड़ियों का नाम गुजरात में शहर है, यहाँ पे है खंबात शहर, इसलिए इसका नाम गुजरात के दक्षिण में खाड़ी का नाम खंबात की खाड़ी, और गुजरात में एक जिला है कच्छ, इसलिए इसका नाम जो पश्चिम में खाड़ी, इसका क्या नाम है, कच्छ की खाड़ी। आप इसको साथ साथ नोट करते हुए चलिए, ठीक है। अगर मैं सब कुछ लिखने लगा तो काफ़ी समय लग जाएगा और वीडियो की लेंथ काफ़ी बढ़ जाएगी, जो मैं नहीं चाहता कि इतनी लंबी वीडियो बने, ठीक है। और भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित, जो भारत और श्रीलंका के मध्य जो स्थित है संकरा समुद्र, उसको कौन सी, उसको कहते हैं, इसको यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं भारत के चैनल्स के ऊपर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चैनल्स क्या होता है। चैनल्स होता है कि जो दो द्वीप है ना, उसके मध्य दो द्वीप है, मान ली ये दो द्वीप हैं, उनके मध्य जो संकरा समुद्र है उसको चैनल कहते हैं, ठीक है। और भारत के आसपास भी स्थित चैनलों, जो भारत के आसपास स्थित है ना चैनल, उनका नाम अक्षांश रेखाओं के नाम पर रखा गया है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो भारत में अक्षांश रेखा है उसके नाम पर ही जो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा नहीं, उन्हीं के नाम पर भारत के चैनल्स का नाम रखा गया है। जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कि मालदीव यहाँ पे है, मालदीव, ठीक है। लक्षद्वीप यहाँ पे है, मालदीव, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये मालदीव आपको नज़र आ रहा है कैमरे में, ठीक है, मालदीव। और इसके उत्तर में मालदीव के उत्तर में मिनिकॉय द्वीप है, इसके मध्य जो चैनल है, चैनल क्या होता है, दो द्वीपों के मध्य संकरा समुद्र को चैनल कहती है, उसका नाम 8 डिग्री है। मैं द्वीपों के वीडियो में आपको और अधिक जानकारी दूंगा इन सभी द्वीपों के बारे में, मैं सिर्फ चैनल्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। और जो मिनिकॉय के उत्तर में जो द्वीप है उसको लक्षद्वीप कहते हैं, और इसके मध्य कौन सा चैनल है, मैंने आपको बताया कि इनका नाम, चैनलों का नाम अक्षांश रेखाओं पर रखा गया है। यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा है, तो 8 डिग्री इस चैनल का नाम है। मिनिकॉय मालदीव व मिनिकॉय के बीच जो चैनल है उसको 8 डिग्री, और जो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में जो चैनल है ना उसके का नाम है 9 डिग्री। ऐसे ही बढ़ते हुए चल रहे हैं, 8 9 10 तभी 37 आया, ठीक है। इसके मध्य भी अक्षांश रेखाओं का विस्तार है, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ रही है। और ये द्वीप है अंडमान और निकोबार, ठीक है। मैं द्वीपों के वीडियो में आपको और अधिक जानकारी दूंगा इनके बारे में, मैं सिर्फ चैनल्स के बारे में आपको अभी बता रहा हूँ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में भी एक चैनल है, ठीक है, एक। और जो ये अंडमान द्वीप है और यहाँ पे जो निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे अंडमान का जो दक्षिण यहाँ पे तो सैकड़ों द्वीप हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि इसमें जो दक्षिणी द्वीप है उसको लिटिल अंडमान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लिटिल अंडमान आप लिख सकते हैं। और जो निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है उसको कार निकोबार द्वीप कहते हैं। जो इसके मध्य है चैनल है उसको 10 डिग्री चैनल कहते हैं, ठीक है। इतना डिग्री 10 डिग्री, आपको ये सब याद करना है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन और है कि जो मैंने आपको बताया कि 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, तो एक क्वेश्चन बहुत ही आम है कि सबसे लंबी तटीय सीमा वाला भारतीय राज्य
कौन सा है? तो गुजरात सबसे लंबी तट रेखा बनाता है, ठीक है। और सबसे छोटी कौन बनाता है? गोवा। गोवा सबसे छोटी तट रेखा बनाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, उत्तरी, उत्तर और पश्चिमी बिंदु, ठीक है। जो भारतीय प्रायद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो तमिलनाडु में कन्याकुमारी है, ठीक है। और कन्याकुमारी को हम कैप ऑफ कोमोरिन भी कहते हैं, ये आप नोट कर लो, ठीक है। जो भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम हिस्सा है वो तमिलनाडु में कन्याकुमारी है, जिसको आप कैप ऑफ कोमोरिन भी कह सकते हो, ठीक है। और ये बात तो सभी को पता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी है। इसका जो दक्षिणतम हिस्सा है, उस पे ग्रेट निकोबार पर एक इंदिरा पॉइंट है। अगर आप द्वीपों को भी शामिल कर लें तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि द्वीपों समेत भारत का सबसे दक्षिणतम हिस्सा कौन सा है, तो ग्रेट निकोबार पर एक इंदिरा पॉइंट है, वो भारत का दक्षिणतम हिस्सा है, ठीक है। और इसको और क्या क्या किस नाम से जानते हैं? इसको पिग्मेलियन के नाम से भी जानते हैं इंदिरा पॉइंट को। इनका तो पता था सभी को, लेकिन अब आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है। उत्तर में सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? तो उत्तर में जम्मू कश्मीर है। इसमें इंदिराकोल भारत का उत्तरतम बिंदु है, ठीक है। और पूर्वी बिंदु सबसे पूर्व में भारत का कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम कीबिदु है। आप नोट करते हुए चलो साथ के साथ, कीबिदु भारत का सबसे उत्तरतम पॉइंट है, ठीक है। और भारत का सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य है? गुजरात। इसमें कौन सा है सबसे? वो है गुहार मोता, ठीक है। आज मैंने आपको लगभग काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर किए हैं भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आया है, ठीक है। और इस वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं बाकी बचे हुए पॉइंट्स को एक अलग वीडियो में कवर करूँगा, जिसको मैं आपको बताऊँगा कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत की कौन कौन सी सीमाएं, जैसे डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, इन सभी के बारे में जानकारी। जो भारत के पड़ोसी देशों को भारतीय राज्यों से लगते हैं और भारत के पड़ोसी देशों से घिरे हुए भारत के राज्य जैसे बांग्लादेश से लगभग त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ है। और बहुत सी और बची हुई बातों के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा, जैसे और कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में सभी जानकारी दूंगा, क्योंकि भारत में अब कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 9 कब बने, कैसे बने, कौन से राज्य से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अलग हुआ है, इनके बारे में सभी जानकारी दूंगा, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये सभी समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।